उम्मीद है कि आप लोग रात को अच्छी तरह से सोए। और नींद के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहता था कि आपको शायद मालूम होगा कि मानव जब इस पृथ्वी पे आया और उसके पहले भी जितने प्राणी हैं, ये हमेशा इनकी जीवन जो है, द लाइफ हैज बीन अकॉर्डिंग टू द रिदम ऑफ द सनसेट एंड सनराइज। ये जो सूर्य की जो क्रियाएं हैं, मतलब मॉर्निंग में सूर्य उगता है और शाम को ढल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ये सूरज के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी पहले। आजकल तो हमने आर्टिफिशियल लाइट्स बना लिए हैं। पहले ये सिर्फ सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट था। तो एक रिदम होता है जिसे हम बायोलॉजिकली कहते हैं सिरकाडियन रिदम, यानी कि सूर्य से आपके शरीर के ऊपर में जो कुछ भी चेंजेस आती हैं, वो सिरकाडियन रिदम है। और उसके हिसाब से सूर्यास्त के समय, एट द टाइम ऑफ द सनसेट, इंसान धीरे धीरे अपनी नींद की तरफ जाता था और सो जाता था। और जैसे जैसे सूर्योदय होता था, तो उस लाइट के हिसाब से वो उठ जाता था। अक्सर अमूमन प्राणी भी आप देखेंगे इसी तरह से उनका रिदम होता है। अब हुआ क्या कि हमने पहले तो अग्नि का आविष्कार कर लिया। अग्नि तो थी ही, बट उसको कंट्रोल में ले आए। हमने मशाले बना ली, हमने कुछ दिया बना लिया हमने। और उससे क्या हो गया कि जो हमारा जो सिरकाडियन रिदम जो है, और वो जिस तरह से एक 6 बजे 7 बजे जो हमारी सूर्यास्त के बाद में सिरकाडियन रिदम हो जाती थी, वो सिरकाडियन रिदम हमारा ब्रेक हो गया। अब हम दिया और लाइट लगा करके, रोशनी करके देर तक सोने लगे। और उसके बाद अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तरह तरह के नए आविष्कार हुए हैं, लाइट आ गई है। तो अब हमारे जो सोने का जो रिदम है, जो हमारे पूर्वजों से हमको आ रहा था, मानव आया है कोई 17 लाख साल पहले, होमोसेपियंस। 17 लाख साल से जो कुछ भी हमारा रिदम था, वो पिछले एक समझ लीजिए 10 एक हजार सालों में वो चेंज हो गया है। और पिछले 200 सालों में तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से वो लाइट की अवेलेबिलिटी कुछ ज्यादा हो गई है। तो इसकी वजह से हमारा सिरकाडियन रिदम जो है, हमारे बॉडी की जो अंदर की जो एक जेनेटिक क्वालिटीज हैं, और हम जो उसको फोर्स करते हैं, उसके अंदर में छोटा सा क्लैश हो जाता है। भरपूर नींद नहीं होने के कारण आपको पता होगा कि स्लीप के तीन तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं कोर स्लीप। अमूमन इंसान कोर स्लीप में रहता है। फिर होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उसमें आप पूरी तरह से आपको रेस्ट मिलता है। और कोर स्लीप इज जनरली जिसमें बॉडी आपको मेंटेन करती है। और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। वो हल्का नींद होता है जिसमें आपको ड्रीम्स वगैरह वो सब चीजें होती हैं। तो ये तीनों स्टेजेस जरूरी होती है, अपने अपने अनुपात में वो इंसान उसको उसके थ्रू जाता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि भरपूर नींद होनी बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि 6 7 घंटे अच्छी तरह से इंसान ने सोना चाहिए। और आजकल हम लोगों ने एक नया फैशन बना लिया है कि भाई हम कम सोते हैं, हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत बड़ा काम रहता है और मैं बड़ा चैंपियन हूं, एंड मैं अपने शरीर के ऊपर मैं पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कम नींद से गुजर सकता हूं, 3 3 दिन तक बिना सोए मैं रह सकता हूं। ये सब चीजें जो हैं, दीज आर ऑल, ये इम्प्रेस करने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। और लोगों को हम इस तरह से ये इम्प्रेस कर देते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। लेकिन आपके शरीर के साथ में अंदर जो कुछ हो रहा है उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो आप क्या अपने आप को पनिश करके दूसरों को इम्प्रेस करते हो। और बहुत लंबे अरसे तक अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाओगे, नींद आपकी भरपूर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको उसकी तकलीफ होने वाली है। कहते हैं कि बॉडी एक रात भर में अनेक स्टेजेस में से जब स्लीप जाता है, तो एक एक आपके शरीर के ऑर्गन्स को वो मेंटेनेंस में डाल देती है, उसकी रिपेयरिंग करती है। और कई बार आप देखेंगे कि सुबह आप जब उठते हैं तो गला साफ करना पड़ता है। आप मॉर्निंग का यूरिन आपका यूजुअली आप देखेंगे तो येलो कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर की पूरी सर्विसिंग हो गई है बॉडी की, और अंदर का जो टॉक्सिक है वो सब इकट्ठा होकर के बॉडी उसको सुबह निकाल देता है। इसके लिए आपको अपने शरीर को भरपूर समय देना पड़ेगा।
ये कह देना कि हमें बहुत कंट्रोल है, हम ये सब, ये बहुत अच्छी चीजें हैं सुनने के लिए, लेकिन कहीं आप अपने शरीर के साथ खेल तो नहीं रहे हैं, इसको भी जरा सोचिएगा। इंपॉर्टेंट इज दैट यू गेट इनफ रेस्ट एंड इनफ टाइम फॉर द बॉडी टू रिकवर। जो कुछ भी दिन में आपके साथ में, एक तो शारीरिक होता ही है, हम परिश्रम करते हैं, जाते हैं, वॉक करते हैं, कुछ करते हैं, तरह तरह की चीजें करते हैं। उससे ज्यादा आजकल मानसिक मानसिक परिश्रम भी होता है। तो जो माइंड के ऊपर में तरह तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, तरह तरह के आपके ऊपर में टेंशन्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आप विचार करते हैं, सोचते हैं, कोई एक प्रॉब्लम सामने आ जाता है जिसमें दो या तीन ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, तो आपको वो ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा सही मुझे मार्ग चुनना है, इसके बारे में आप अपने दिमाग को लगाते हैं। तरह तरह के आपके माइंड के अंदर में ये एक्टिविटीज होती रहती हैं, और जब ये ज्यादा हो जाती हैं तो एक स्टेज आ जाता है जब उसको ओवरहीट होने लगता है और उसको आराम की जरूरत होती है। तो ये स्टेज अक्सर आजकल आता ही है, और यंग लोगों में ज्यादा आता है, बिकॉज प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा होता है, और चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। इसके लिए, इस पूरी प्रक्रिया से शांति पाने के लिए, और कल अगले दिन आपको पूरी तरह से रिजुनवेट होने के लिए भरपूर नींद की जरूरत है। इसके ऊपर में ध्यान दीजिएगा। एक आपको एक कहानी बताता हूं कि इतिहास में लिखा गया है कि सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये अपने हर युद्ध के पहले भरपूर सोता था। ही यूज टू स्लीप अ लॉट, कंप्लीट रेस्ट लेकर के फिर युद्ध को जाता था। उसको तो विश्व विजेता कहा गया है। तो आप भी इस चीज को सोचिए कि भरपूर नींद लेना, प्रॉपर स्लीप एंड अप्रोप्रिएट स्लीप इज वेरी नेसेसरी। एक उसमें एक आपको मैं एक हिंट दे देता हूं कि ये एक मेलोटेनिन विंडो होता है। तो वो विंडो ऐसा होता है कि हमारे जब हम सोते हैं तो शरीर अपने टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर कम होने से वो अच्छी तरह सोता है, और सुबह जब उठता है तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल में आ जाता है। तो मेलेटोनिन विंडो जो है, ये आपके सूर्य की रोशनी के साथ में गवर्न होता है। तो जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है शरीर का, और आप सोने की तरफ चले जाते हैं। अब क्या हो गया है कि ये नई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गई है। अब इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसके अंदर से रोशनी निकलती है। तो उसको अक्सर उसके अंदर में हम कहते हैं, मतलब अमूमन ब्लू लाइट। तो जब ब्लू लाइट आ जाती है, तो फिर उसकी वजह से आपके आंखों से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, अभी और समय है, और वो आपके टेम्परेचर को कम नहीं करता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि नींद नहीं आ रही है, सोने को जाता हूं और एक दो घंटे पता नहीं इधर उधर अजीब सा होता है। तो ये क्या हो रहा है कि हम अपने सर्काडियन रिदम और मेलेटोनिन की जो प्रोडक्शन है उसको हम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर देते हैं। तो उसके लिए एक आपको एक हिंट दे देता हूं कि चाहे आपका आईफोन हो या एंड्रॉइड फोन हो, जो भी हो, उसमें एक डिस्प्ले एंड सेटिंग्स का एक डिस्प्ले सेटिंग्स होती हैं। आप सेटिंग में जाइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखिए, उसमें आप देखिएगा वहां कहीं ना कहीं आपको चॉइस मिलेगी कि वो ब्लू लाइट, वार्म लाइट। तो उसके अगर आपके पास, जैसे आईफोन में तो मुझे पता है कि उसमें टाइम की सेटिंग होती है। तो मैंने अपना टाइम 6, 6:30 रखा हुआ है, कि 6, 6:30 के बाद में वो ब्लू लाइट जो है वो धीरे से अपने आप ही अंदर, वो अंदर से ब्लू लाइट को कम कर देगा, और वार्म लाइट जो होती है उसको देना शुरू कर देगा। तो मेरे ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये अभी सूर्यास्त हो चुका है। और उसकी सेटिंग आप खुद कर सकते हैं। और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो 7 बजे या 6 बजे, जो भी आप टाइम लगाएं, तो उसके हिसाब से आपका फिर से ब्लू लाइट आ जाता है। तो फिर शरीर को एक आंखों के थ्रू एक सिग्नल जाता है कि अब सुबह हो गई है, अब टेम्परेचर बढ़ाना है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस चीज को आप जरूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल ये लाइट्स वगैरह जो हैं, इससे आपकी नींद का जो रिदम है ये टूटना नहीं चाहिए। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है जो मुझे कहनी थी। आ, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कल एक मैसेज भेजा था। तो उनका ये कहना था कि भाई साहब, वो कह रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रेयर एंड एन अफर्मेशन। ये उन्होंने मुझसे पूछा। अब उन्होंने मुझे एक सुमित पॉल का एक आर्टिकल भी भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि व्हाट यू कॉल अ प्रेयर इज बट बेगिंग। और ये जो इसमें
कहते हैं, ये हकीम सनाई का उन्होंने एडवाइस दिया है, व्हेन यू डोंट आस्क फॉर एनीथिंग यू आर श्योर टू गेट समथिंग। ये उसमें उन्होंने लिख करके भेजा है। अब सवाल यह है कि उस पॉल जी के आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसे शक्ति जो सिर्फ आपके प्रेयर के ऊपर डिपेंडेंट है और उसमें आपके ये करती, इस तरह से इमेजिन करना ठीक नहीं है। सो व्हाट बेसिकली द क्वेश्चन, जो सवाल मेरे मित्र ने पूछा है वो यह है कि मेडिटेशन और प्रेयर में क्या फर्क होता है। तो देखिए, इसमें एफर्मेशन, मेडिटेशन ने उन्होंने पूछा एफर्मेशन और प्रेयर में क्या फर्क होता है। एफर्मेशन जो होता है, जिन्होंने मेरा कैंप अटेंड किया वो तो आसानी से समझ जाएंगे कि आपका कॉन्शियस माइंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक 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 प्रोग्राम का ऑर्डर देता है, एक कमांड देता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, हमारे साथियों को जो कैंप वाले हैं, जिन्होंने यूएसपी किया है, महाउपेक्षा भी किया है, कि जो अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है हमेशा यस सर ही बोलता है। वो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, आपकी सांसों को, आपके दिल की धड़कन, आपके जो भी आंखों का झपकना, ब्लड ऊपर नीचे जाना, और जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो सारी प्रोसेसेस को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जब ये कंट्रोल कर रहा है तो उसके पास में एक ड्यूटी होती है कि वो कॉन्शियस माइंड के आदेश को हमेशा यस करता है। तो कॉन्शियस माइंड जो है, ये एफर्मेशन जब करता है, जब हम अमूमन आजकल बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा है कि एफर्मेशन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरह करना है, गाइडेंस बहुत मिलती है और अच्छी गाइडेंस है। उसके अनेक पहलू हैं, लेकिन वो एफर्मेशन क्या है कि एफर्मेशन हमारी कॉन्शियस माइंड से एक ऑर्डर गया है सबकॉन्शियस को कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, दिस इज व्हाट इज टू बी डन। ये जो चीज होती है, दिस इज कंप्लीटली the ordering of the conscious mind to the subconscious, and the subconscious always says yes sir। अब सवाल क्या है, आप अगर प्रेयर करते हैं तो आप कमांड नहीं कर रहे, आप सबकॉन्शियस को ऑर्डर नहीं दे रहे। वो अंदर कह रहा है यस सर, आप बताइए जो हुक्म मेरे आका, और आप उसे कह रहे हैं कि भैया मेरे को ये करके दो ना। हम क्या करते हैं प्रेयर में, हम एक एंटिटी को बिलीव करते हैं कि हम उस एंटिटी को बोलेंगे और वो एंटिटी मेरे लिए करेगा। एक्चुअली वो अपने अपने बिलीफ की बात है, बट वेन एवर यू गिव, biologically speaking, giving a request to somebody else is not a command to the subconscious mind. It is it is your own imploration to some other power, which depends on your belief. I have nothing to say on that. But प्रेयर में एक रिक्वेस्ट, एक अंदर एक उम्मीद, और एक भय भी होता है कि शायद ये कंप्लीट ना हो, शायद ये ना हो पाए। तो फिर आदमी डिस्प्रेशन में जाता है कि भैया प्लीज प्लीज मेरा करा दो। एफर्मेशन ऑन द अदर हैंड, वो क्या है, वो एक स्ट्रेट ऑर्डर है। जो हम, जैसे हम 4 रूल्स होते हैं उसके, तो 4 रूल्स काफी थोड़े से बताने में इस वक्त समय नहीं है, बट हमारे कैंप्स में हम बताते हैं कि 4 रूल्स कौन से हैं जिसमें सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को समझ सके। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। अब मुझे तो आती नहीं, मुझे इतना पता है कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिख दूं कि भाई जूम को ऑन करो, तो वो ऑन कर देता है। लेकिन जो लोग प्रोग्रामर होते हैं, जो उस चीज को जानते हैं, वो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि भाई ये बटन दबाने से कौन सी लाइट, कौन सा इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ जाएगा और किस चीज को करना है। तो अनेक प्रोग्राम्स होते हैं, कोई पाइथन में लिखता है, कोई जावा में लिखता है, वो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, इसी तरह से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की आपस की वार्तालाप की भी एक भाषा है। तो उस भाषा में कुछ ग्रामर है, और उस ग्रामर में कुछ सिंटैक्सेस होती हैं। जैसे हम हिंदी में जब बात करते हैं और अंग्रेजी में बात करते हैं तो ग्रामर अलग हो जाता है। जैसे आप समझिए कि मैंने कहा कि द मोटरसाइकिल वॉज पार्क्ड इन द गैराज। अब उसको अगर मुझे हिंदी में कहना है तो वह मोटरसाइकिल, और हम क्या कहेंगे हिंदी में, गैराज में पार्क था, गैराज में उसको पार्क किया था। अब उसको एग्जैक्टली इंग्लिश के वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा।
तो द मोटरसाइकिल वॉज पार्क्ड इन द गैराज, उसका हिंदी अनुवाद अलग हो जाएगा। वह मोटरसाइकिल था पार्क इन दी, उस जगह गैराज, ऐसा हो जाएगा। तो उसका मीनिंग नहीं आता है। तो हर भाषा की अपनी सिंटैक्स है। उसी तरह से कॉन्शियस माइंड जब सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है, उसकी भी अपनी एक सिंटैक्स, उसकी अपनी भी एक भाषा है। तो उस भाषा को हम सिखाते हैं। इसीलिए एफर्मेशन जो है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि वो एक बहुत सिंपल सी चीज है। बट एफर्मेशन को बनाने के लिए भी ग्रामर होता है। आप कोई भी चीज को जब आप कहते हैं, अगर आपको दरवाजे पर आपके पास चाबी है, तो आप दरवाजे पे सर पटकते रहेंगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं। आपको चाबी घुमानी पड़ती है, तब वो दरवाजा आसानी से खुल जाता है। तो एफर्मेशन कह देना, इसको मैं कर लेते हैं। अब एक और मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा, एक मैसेज मुझे भेजा कि न जाने मैं सब कुछ, आई एम डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एफर्मेशन, एवरीथिंग आई डू, बट मेरा सक्सेस ही नहीं हो रहा है, और मैं बहुत हताश की होने की स्थिति में आ गई हूँ। अब क्या करूं और क्या नहीं करूं। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप एफर्मेशन को तो आपने आसानी से ले लिया, और उसके पीछे का जो गणित है, उसकी जो ग्रामर है, उसको जो बोलना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। आप यदि कह रहे हैं कि मैं आई एम बिकमिंग ओनर ऑफ अ मर्सिडीज, और आप स्कूटर में घूम रहे हो और बार बार आपका मन कह रहा है मैं तो स्कूटर में हूं, और आपने एफर्मेशन रखा है कि आई एम ओनिंग अ मर्सिडीज। तो ओनिंग अ मर्सिडीज और एक्चुअल फैक्ट है कि आप स्कूटर में जा रहे हैं, तो आपका वहां क्लैश हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें छोटी छोटी ग्रामर की हैं। आदमी स्कूटर में जा रहा है और कह रहा है कि आई एम इन अ मर्सिडीज, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ये हकीकत नहीं है। और फिर वो सारी की सारी चीज पूरी डूब जाती है। इसीलिए कुछ भी चीज को आपको करना हो, तो ये जो छोटी छोटी किताबों में हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें सब समझ में आ गया है। तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको जब तक ग्रामर नहीं समझ में आएगा, आप सीधे भाषांतर करके उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो कई बार मुझे लोग कहते हैं कि साहब आपका तो 2 दिन का कोर्स और 1 दिन का कोर्स, और पुनः कौन आए, और ये कहाँ करें, किस तरह से करें। तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि देखिए, सारी चीजें वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह तो है नहीं कि भाई रोज एक सोने का अंडा मिल जाएगा। कुछ परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको, उस चीज को ध्यान दे करके सीखना तो पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, नोट्स लेने पड़ेंगे। और जब तक वो आपके अंदर आत्मसात नहीं होता है, इंटरनलाइज नहीं होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत आसान है कह देना, ये क्यों, ये तो 2 मिनट मैगी नूडल की तरह कर लेते हैं हम। अरे क्या है भाई, ये बोल दूंगा मैं 20 21 बार, और मेरा तो देखो फटाफट, मेरी तो प्रमोशन हो जाएगी, मेरे तो बच्चे की शादी हो जाएगी, मेरा फलाना हो जाएगा। नहीं, ये 2 मिनट का मैगी नूडल नहीं है। इसको समय लगता है, इसमें आपको विचार करना पड़ता है। और मैं इस चीज को हर तरफ से, उस पहलू को, एंगल से देखना पड़ेगा कि इस चीज को मैं जब एफर्मेशन करने वाला हूं, तो फिर क्या ये सही है? इज इट गोइंग प्रॉपरली इन द प्रॉपर लैंग्वेज एंड सिंटैक्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड? ये चीज समझने की जरूरत है। तो मेरे दोनों भाइयों से और साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले, there is a difference between prayer and affirmation. Prayer is to some outside entity, affirmation is to your own subconscious. सबसे पहला डिफरेंस यही है। दूसरा, जब आप किसी अदर एंटिटी को अपने से ज्यादा महान और पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग समझते हो, तो आप इम्प्लोर करते हो, आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, आप उससे भिक्षा मांगते हो, या आप उसे एक तरह से कई बार आप कहते भी हो कि भाई ये मेरा काम हो जाए तो मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये इतने अच्छे काम कर दूंगा। कई बार उसको करने के लिए लोग उपास रखते हैं कि मैं 9 दिन तक ये उपास रख लूंगा। कोई कहता है कि मैं जिंदगी भर के लिए मैं ये खाना छोड़ दूंगा। अपनी अपनी बातें हैं, और वो कई बार काम भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस को वो चला जाता है कि ये करना है। एंड दैट फेथ कम्स टू यू फ्रॉम द गिविंग अप ऑफ द फूड, या फिर आपने कहा कि मैं उपवास रखूंगा, तो वो जो आप अपने ऊपर में एक डिसिप्लिन लाते हो, तो वो भी कई बार फेथ का काम कर जाता है।
लेकिन ये कैसा है कि ये इट इज नॉट अ वेरी सर्टन वे ऑफ डूइंग इट। ये एक अंदाज है, ये काम करेगा, करता भी है, और नहीं भी करेगा, कई बार नहीं भी करता है। तो फिर मेरे फ्रेंड का जो एक फ्रस्ट्रेशन था कि भाई इतना सब करने के बाद, इतने सालों से रोज एफर्मेशन करने के बाद भी मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि आप उसके साथ में माइंडसेट भी लाना पड़ेगा, उस चीज को बिलीव भी करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे से पॉसिबल है। और कई बार हम लोग स्टार्ट ही इस चीज से करते हैं कि भाई बचपन से कह दिया जाता है कि भाई तू तो ऐसी है, तेरे को तो ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता है, यू आर, वो कहते हैं ना कि देर वॉज बचपन में कविता पढ़ी थी, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो माइंड सेट में बचपन में घुस जाती हैं, तो फिर बच्ची बड़ी होकर के क्या कहती है कि मेरे आंखों में तो पानी ही रहेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा जीवन तो दुख भरा है, ऑल द टाइम आई हैव टू फेस दी दिस थिंग, सैडनेस एंड सोरोज, आई विल नेवर बी एबल टू सक्सीड, आई एम ऑलवेज, आई विल कम सेकंड क्लास। ये अगर बचपन में उसके दिमाग में डाल दिया है, उसके बाद आप 15,000 बार भी एफर्मेशन करोगे, उसको आप ब्लॉक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बेस बेस बिलीफ जो है वो हमेशा उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। आप बोलेगा आई एम बिकमिंग सक्सेसफुल, आई एम बिकमिंग वेरी ग्रेट एंड यू नो दिस एंड दैट, बट वो चीज आपका बेस वैल्यू जो है, आपकी जो बेस बिलीफ है कि एज एज अ वुमन आई एम नॉट कैपेबल, और आई एम, मैं हमेशा इनसे कम हूं, या मुझे कई बार ये भी एक जो बिलीफ होती है कि हम कर दिखाएंगे, हम किसी से कम नहीं। अरे भाई, आप जब इस बात को कह रहे हो तो एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग विद द प्रिमाइस कि हम कम हैं, लेकिन हम ये दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। किसी से कम नहीं, वो किसी को जो आप बीच में लाते हो, तो आप एक्चुअली अपने आप को यही कह रहे हो कि किसी और के पास में मैं उससे कम हूं। तो उस चीज को, उस चक्कर में आप पढ़िए ही मत, आप पढ़िए ही मत। आप स्ट्रेट अवे अपने बिलीफ सेट को चैलेंज करिए। हु हैज टोल्ड यू दैट यू आर वीक? वो जो बचपन में बताए गए उस बिलीफ सेट को जब तक आप चैलेंज नहीं करते हो, आपके 10,000 एफर्मेशन काम नहीं करेंगे। और जब आप उस बिलीफ सेट को चेंज कर देते हो, तो एफर्मेशन एकदम स्मूथली काम करेगा एंड यू विल गेट वेरी क्विक रिजल्ट्स। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई दिस माय फ्रेंड क्वेश्चन। एंड जो दूसरे मित्र की जो बातें थी कि भाई इतना सब करने के बाद ही कुछ कुछ होता नहीं है, इसके बारे में भी शायद मैं आपके इस सवाल को जवाब दे पाया हूं। और यदि और कोई प्रश्न हो तो आप, यू, इनफैक्ट ऑल यू लिसनर्स आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। आप चाहें तो चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी का कुछ समय, 3-4 मिनट में प्रशांत जी को कहूंगा कि वो चैट में पढ़ करके बताएंगे, अभी तो थोड़ा समय और है। इसके अलावा यह जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, इसके बारे में बहुत आपको सतर्क रहना है कि कई बार ऐसी ऐसी चीजें हम लोग बचपन में, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में एक या दो बार एक एक जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके बाद हम एक बिलीफ बना देते हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। तो वो ठीक है, लेकिन क्या है कि दूध इज अ फिजिकल एंटिटी, और उसके बाद में एक बार जल गए तो फिर आप केयरफुल हो जाते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, और हमें कोई भी चीज अपने शरीर को या अपने मन को हानि नहीं पहुंचानी है, उसका दुख नहीं झेलना है। लेकिन इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा कि मेंटल जो हमारा अपना एक स्टेटस होता है, हम सोच लेते हैं कि ये बात इस बार में हमारा ये हो गया था, और ये हम आगे इस चीज को हमें अवॉइड करना है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो दोबारा। जो हो चुका है वो दोबारा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अ, डर, भय, वो हमारा अपना जो माइंडसेट होता है, वो हमेशा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ जाता है। पिछली बार मुझे दुख हुआ था, मुझे अब इस तरह की चीजें नहीं होनी है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये होगा। पहले जो हुआ दोबारा वैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक पुरानी बात है कि कहते हैं कि नदी में, किसी भी बहती हुई नदी में, एक बार आप जब पांव डालते हो, तो दोबारा उस नदी में पांव, सेम नदी में आप पांव नहीं डाल सकते, क्योंकि वो नदी बदल चुकी है, उसका पानी का प्रवाह आ चुका है, वो आगे निकल गया है। तो जो पाव आपने पहले डाला था, वो नदी जो थी, अब वो नदी नहीं रही।
वो नदी बदल चुकी है। इसी तरह से आपके साथ घटित होने वाली घटनाएं जो पहले हुई थी जरूरी नहीं है कि वैसी होंगी। और कई बार हम बहुत सारे रास्तों में जाने से डरते हैं कि पिछले बार गए थे तो भैया बहुत खतरा था। हो सकता है उस समय रात हो सकता है उस समय वहां कुत्ते घूम रहे हो जो थोड़े से डराने या भौंकने वाले थे। अब दिन के समय उसी रास्ते में जाना और कहना कि नहीं नहीं वो पिछले बार गया था तो कुत्ते भौंक रहे थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इट डजेंट हैपन। लेकिन हम कई बार भयभीत हो जाते हैं और हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हमेशा हमको ये कहता रहता है कि भाई बी केयरफुल, एनीथिंग कैन हैपन। अब मैं यहीं पे विश्रांति ले रहा हूँ। प्रशांत जी, कोई प्रश्न और सवाल आए हैं तो जरा बताइएगा। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ। यहाँ पर हमारे एक साथ में है नैनिश जी। उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर मेथड्स और टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट वर्क्स। ओके। अभी ऐसा है कि ये मैनिफेस्टेशन वगैरह क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ पिछले 15 सालों से कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स है। वो पुरानी शराब है वो नए बॉटल में आ जाती है। अभी मैनिफेस्टेशन नया टर्म आ गया है। पहले उसको एफर्मेशन कहा जाता था। अब उसको और आपकी इमेजिनेशन को जोड़ करके मैनिफेस्टेशन कह दिया है। तो सवाल आपका है कि व्हाट आर दी बेस्ट टेक्निक्स। सॉरी प्रशांत जी, फिर से बोलिएगा। व्हाट आर मेथड्स और टूल्स फॉर मैनिफेस्टेशन, हाउ इट वर्क्स। अच्छा देखिए, ऐसा है जो मैंने कहा कि बचपन से हम बिलीफ सेट से शुरू होते हैं। बिलीफ सेट पहले कह देता है कि मैं कमजोर हूं, या जैसे मैंने आपको बच्ची का एग्जांपल दिया। उसके बाद में वो कितना भी वो बड़े होने के बाद में जब तक वो ओरिजिनल बिलीफ जो आपका बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ है उसको जब तक आप टैकल नहीं करोगे, ऊपर से आप कितना भी डालते रहो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप गर्म तवे के ऊपर बैठे हो और ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे हो, लेकिन जब तक तवे के नीचे की अग्नि को आप बुझाते नहीं हो, हीट तो आती रहेगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन जो होता है वो होता है दैट इज टू अंडरस्टैंड एंड टू कंसेप्चुलाइज कि भाई मैं अभी बहुत ग्रेट होने वाला हूं, या मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, या जो भी डिजायर है मेरे पास, ये गाड़ी आ जाएगी या आ रही है, जो भी आप सोच रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट वो है। एफर्मेशन प्लस बिलीफ एंड इमेजिनेशन इन सीइंग इट, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। लेकिन मेरा कहना यह है कि वो तो बाद की स्टेज है। आप जब तक आपकी ओरिजिनल जो तवे के ऊपर बैठे हो जहां आप अग्नि जल रही है उसको जब तक आप शांत नहीं करोगे, ये ऊपर से पानी कितना भी ले लो करेगा काम नहीं भी करेगा। तो ये बड़ा, और मैंने जो मेरा अनुभव है मैंने देखा है 5 से 7%, 10% तक ही काम करता है। लेकिन अगर आप अग्नि बुझा देते हो और उसको फिर प्रॉपरली आप करते हो मैनिफेस्टेशन, तो 100% काम करेगा। उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, 100 तो नहीं कह सकता हूं, बट अनुभव से देखा है कि अबाउट 90 to 95% आपका काम हो जाता है एंड बिकम्स मच मोर सक्सेसफुल। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। तो टेक्निक्स वगैरह तो बहुत, तो ये तो कैंप में आ जाएंगे तो टेक्निक हम सिखा देंगे। दैट इज नॉट अ थिंग। वो आधे घंटे में तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, 2 मिनट में भी तो बिल्कुल ही नहीं समझा पाऊंगा। बट टेक्निक्स इज द लेटर थिंग। पहले इस चीज को समझ लीजिए कि आपकी बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ को जब तक आप टैकल नहीं करोगे तब तक आपके कोई भी टेक्निक्स काम नहीं आएंगे। तो गाड़ी चलाने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाने के लिए चाबी घुमाना और प्रैक्टिस करना जरूरी है। उसके बाद आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन लर्निंग दी बेसिक्स कि सबसे पहले तो दरवाजा खोलना है, चाबी घुमानी है, स्टीयरिंग पकड़ना है, उसके बारे में नॉलेज लेना है, उसके बाद ही तो चला पाओगे। तो इस चीज को समझिएगा। पैसे पहले आप बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ्स को टैकल करना सीखिए, और उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड माय महापेक्षा क्लासेस। ये मेरे वेबिनार तो खैर हर बुधवार को सुबह होते हैं 7:30 से 8 तक। उसके बाद हमारे प्राइमरी कैंप्स होते हैं 1 डे के। तो अभी तो हम लोग मुंबई और पुणे में कर रहे हैं, और दिल्ली में भी जाने का सोच रहे हैं। तो वहां पे 1 डे प्राइमरी होगा। उसके बाद में 2 डे का जो हमारा इंटरमीडिएट कैंप है, इसमें हम सारे आपको डिटेल में टेक्निक सिखाते हैं। उसमें पूरा डिटेलिंग होती है। उसमें न्यूट्रिशन से लेकर के आपकी टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, आपके माइक्रोबायोम्स को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, वहां से लेकर के तो थियरी ऑफ मेमेटिक रेजोनेंस, भगवत गीता में क्या लिखा है, उसमें कौन से रहस्य छुपे हैं, वो सारी चीजें हम 2 डे इंटरमीडिएट कैंप में बताते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन। और उसके लिए आप अगर चैट बॉक्स में अभी भी आप अपना अपना मैसेज भेज दें कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आई विल सी दैट somebody विल रिस्पॉन्ड टू यू। तो आज के लिए तो और कोई सवाल है प्रशांत जी? नहीं सर, अभी और नहीं सवाल। ठीक है। तो
आज का दिन हमने कुछ कुछ बातें सीखी हैं, और अगले बुधवार को मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। इन द मीन टाइम मैं एक रोज का एक महापेक्षा मॉर्निंग्स करके एक छोटा सा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में और यूट्यूब में भेजता हूँ। कभी समय मिले तो आपको मजा आएगा, उसको देखिएगा। वो 1 मिनट का होता है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर से अगले बुधवार को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा और कुछ सीखे होंगे। कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।